हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ आज जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं तो यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आज ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 जो है यह राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 39 यह डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना या फिर उसकी अभिवृद्धि करना, यह भी नीति निर्देशक उद्देश्य का एक तत्व है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, इसका प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक सकारात्मक एक नकारात्मक। भारत जो है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है और नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर हम बात करें तो वो फ्रांस जो है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें फ्रांस की जो सरकार है वह धार्मिक मामलों से पूर्णतः मुक्त होती है, उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करती। जबकि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें सभी धर्मों में विशेष रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और धर्म और आपका जो शासन व्यवस्था है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक है और फ्रांस वाला जो है वो नकारात्मक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक कल्याण या न्याय जो है सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये सभी जो है नीति निर्देशक उद्देश्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था और सुरक्षा को बढ़ावा दे। ठीक है, तो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 51 में। और यह क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक और शब्द जोड़ा गया था। टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे। एक और बताइए कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है कि वो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मूल स्रोत जो है वो भारत का संविधान है और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको जो अधिकार प्राप्त होता है वो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 214? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जयमंडल भंडार और अवस्थिति दी है। नौकरेक कहाँ पे है? मानस, दिहांग दिबांग अगस्त्य मलाई। नौकरेक है आपके मेघालय में, मानस है असम में, दिहांग दिबांग कहाँ पे है? दिहांग और दिबांग की अगर हम बात करें, अगस्त मलाई है आपके केरल में, दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 2 1। ठीक है, नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई केरल। 3 2 4 1 ऑप्शन ए सही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? वैश्विक व्यापारिक गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। सभी चाहे वस्तु एवं सेवाएं हों या व्यक्ति हो, उनका निर्बाध आवागमन हो, एक देश से दूसरे देश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, किसी भी प्रकार का रोक ना हो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे वैश्वीकरण कहा जाता है, जिसमें ये होता है कि पूरा विश्व जो है एक गांव बन गया है। ठीक, और पूरा विश्व एक गांव बन गया, इसकी उपमा दी जाती है, जहाँ सभी का निर्बाध आवागमन होता है, वस्तु एवं सेवाओं का भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो व्यक्ति हैं उनकी भी होती है। यह जो है वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यह वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, इसका संबंध निगमीय प्रशासन से था, इसने संस्तुति किया था कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, इसने संस्तुति किया था कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहने चाहिए। इन दोनों, चाहे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसने यह संस्तुति किया था कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इन दोनों पदों पर दो अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गलत है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आपको कूट के हिसाब से बताना है, 1 और 3, 2 4, 3 और 4, या फिर 1 और 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह मुख्यतः आपको कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र तो साथियों इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी। इसमें जो आंसर है वो गलत दिया गया है। जैसे कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र, यहीं पे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है 2 व्यक्तियों की और वहाँ पे लगे होते हैं 10 व्यक्ति। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? आपके कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत या जनसंख्या नीति के अंतर्गत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, और मौद्रिक नीति जारी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से ही यह देखता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता है, ज़्यादा है या कम है, और तरलता के अकॉर्डिंग ही वह निर्णय लेता है, मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे अगर अर्थव्यवस्था में तरलता अर्थात जो मुद्रा है उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो यह रेपो रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर यह देखता है कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई द्वारा यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम है, मुद्रा का या करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो कम है, तो यह रेपो रेट को कम कर देता है। ठीक है, इसके माध्यम से यह जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उस पर नियंत्रण रखता है। किसके माध्यम से? मौद्रिक नीति के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है और रेपो रेट के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में तरलता के अकॉर्डिंग जो है रेपो रेट परिवर्तित होता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है किसमें? खुला बाजार, जिसे ओएमओ या ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहा जाता है, जिसे ओएमओ या ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहा जाता है, यह किसमें समाहित होता है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि में, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि में, राजकोषीय नीति में या श्रम नीति में? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। यह भी आरबीआई की एक नीति है जिसके माध्यम से यह अर्थव्यवस्था में जो तरलता होती है उसको कम करने, उसको समायोजित करने का कार्य करता है। ठीक है, और यह आरबीआई का जो एक परिमाणात्मक विधि है। ठीक है, आरबीआई की 2 विधियाँ होती हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक।
परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत आरबीआई जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में बदलाव करके जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर यह फेल हो जाता है उसके बाद फिर आरबीआई अपनी गुणात्मक नीति का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा, खुले बाजार की जो कार्यवाही है वह आरबीआई के परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साख नियंत्रण की यह एक विधि है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। संघ सरकार के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन, वेतन एवं भत्ते या फिर ब्याज की अदायगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघ सरकार या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मद है वो है ब्याज की अदायगी। प्रति वर्ष जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज भी तो देना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो ब्याज देने में ही खर्च होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? वित्त आयोग की, भारतीय रिजर्व बैंक की, वित्त मंत्रालय की या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से तात्पर्य होता है कोर मुद्रास्फीति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेबीन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। बताइए आपको इसका सही आंसर या कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, सेबीन कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, टेफ्लॉन जो है यह फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को किस नदी के तट पर पराजित किया था? रावी, ताप्ती, नर्मदा या फिर कृष्णा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसका नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो मुख्य रूप से खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, जबकि असम, मेघालय और सिक्किम, मिजोरम इनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ लगती हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए बाघ आंकड़ों की संख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। और इसी वजह मध्य प्रदेश को टाइगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पे बाघों की संख्या सबसे अधिक है। और यह हाल ही में चर्चा में भी था, कूनो में जो बाघ छोड़े गए हैं नामीबिया से ला करके, उसमें जो बाघ छोड़े गए हैं, छोड़े गए बाघों में से 8 बाघों की मृत्यु हो गई है, जिसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और उसकी कूनो नेशनल पार्क के उन बाघों की देखरेख करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको भी हटा दिया गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस स्थान पर रखा गया है? 12वें, 8वें, 36वें या फिर 28वें। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 85, 94, 55 या फिर 64। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत 50वें स्थान पे है, ऑप्शन ए सही है। बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा
जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.1%, 9.2%, 5.9% या 1.7%। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस मद में सर्वाधिक खर्च अनुमान व्यक्त किया गया है? परिवहन, रक्षा, ब्याज या फिर ग्रामीण विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज की जो अदायगी है इसमें सबसे सर्वाधिक मद में खर्च किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में भारत का निर्यात किस देश के साथ सर्वाधिक रहा था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड है वो प्लस में रहता है, मतलब भारत जो है निर्यात ज़्यादा करता है, अमेरिका को आयात कम करता है, तो भारत का जो व्यापार है वो प्लस में रहता है, ठीक है। लेकिन अन्य देशों के साथ जैसे चीन हो गया, सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार पॉजिटिव जो है अमेरिका के साथ रहता है और सबसे ज़्यादा निगेटिव चाइना के साथ रहता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 300 या फिर 200 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। देश के पहले रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब और कहां पे किया गया था? 24 मार्च 2023 वाराणसी में, 25 दिसंबर 2022 को आगरा में, 20 जनवरी 2023 को उज्जैन में या 15 फरवरी 2023 को गाजियाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले रोपवे का शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2032 तक, 2041 तक, 2028 तक या 2047 तक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2041 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वृंदावन का जो पर्यटन स्थल है मथुरा वृंदावन, इसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। कब तक? 2041 तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? हरदोई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में या इंदौर मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदोई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बर्जर ग्रुप के सबसे बड़े एशिया में स्थित या एशिया के सबसे बड़े पेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई में। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संपन्न हुआ वह सैन्य अभ्यास जो तिरुवनंतपुरम के पैगोडा सैन्य स्टेशन पर मार्च 2023 में संपन्न किया गया था, साइक्लोन फर्स्ट, फ्रीजेक्स 2023, ला पेरोस या ऑपरेशन दोस्त। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीजेक्स 2023 का आयोजन किया गया था। जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है जिसे तिरुवनंतपुरम के पैगोडा सैन्य स्टेशन पर किया गया था। ऑप्शन बी सही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटे गांव किवीथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2023 में, मार्च 2023 में, अप्रैल 2023 में या जनवरी 2023 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का वो जिला है कौन? किवीथू, और यह चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? केजी बालाकृष्णन समिति, सुब्रमण्यम समिति, केवी कामत समिति या टीवी सोमनाथन समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया था पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, हुबली, इंदौर या फिर गांधीनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हुबली में किया गया था। और हुबली कहाँ पे है? आपके कर्नाटक में है। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? शिवशंकरी को, धन्या राजेंद्रन को, बालकृष्ण दोषी या डॉक्टर माधवहाड़ी को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शिवशंकरी को सरस्वती पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एस.एम. भैरप्पा, दीप कधर, वाड़ी जयराम या सुधा मूर्ति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाड़ी जयराम को मरने के बाद मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पुरुष हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा, मतलब संपन्न हुआ था आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक, 2030 तक, 2047 तक या 2028 तक? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ऑप्शन भी सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी PDF होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जो आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।